हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इकाई 2 के लिए मकान संपत्ति से आय एक शीर्षक में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ ये देखिए, आज का प्रश्न है हमारा, श्री एक्स एक बड़े मकान के स्वामी हैं जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 36,000 रुपये वार्षिक है। इस मकान का 1/3 भाग किराएदार को 1,600 रुपये प्रति माह की दर से रहने के लिए किराए पर उठाया हुआ है तथा शेष 2/3 भाग का प्रयोग वे अपने निवास के लिए करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ तक पहले इस बात को आप भली भांति समझें और देखें कि श्री एक्स एक बड़े मकान के स्वामी हैं। एक बड़ा मकान है फ्रेंड, उसमें से आप देखेंगे कि जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 36,000 रुपये वार्षिक है, इस मकान का 1/3 भाग किराएदार को 1,600 रुपये प्रति माह की दर से रहने के लिए किराए पर दिया। तो 1,600 रुपये प्रति माह की दर से, इसको ध्यान पे रखना होगा, और शेष 2/3 भाग का प्रयोग वह अपने निवास के लिए करते हैं फ्रेंड। तो 2/3 भाग जो है, इसके आय को हम कर मुक्त मानेंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं के निवास के लिए प्रयोग हो रहा है। और यहाँ हम देखेंगे कि 1/3 भाग का जो भी हल होगा उसको प्रोसेस पे लेंगे फ्रेंड। आगे देखते हैं कि इस मकान का निर्माण जून 2015 में प्रारंभ हुआ था तथा यह 1 नवंबर 2017 में पूरा हुआ था। तो यहाँ इस बात को आप समझेंगे कि जून 2015 में प्रारंभ हुआ और यह 1 नवंबर 2017 में पूरा हुआ था। तो 2 गत वर्षों में इसका निर्माण होने का जो प्रोसेस हुआ, ये हुआ फ्रेंड। अब इस बात को यहाँ ध्यान देंगे कि इस मकान पर 3,600 रुपये वार्षिक स्थानीय कर लगता है, जो अदत्त है। चूँकि यह वार्षिक स्थानीय कर नहीं चुकाया गया है, इसलिए इसको छूट के रूप से शामिल नहीं की जाएगी। इस मकान के संबंध में अन्य खर्चे निम्न हैं। बीमा प्रीमियम 600 रुपये, ये अस्वीकृत होगा फ्रेंड। राज्य सरकार को संपत्ति कर, यह भी अस्वीकृत होगा। इस मकान के निर्माण हेतु श्री एक्स ने 1 जुलाई 2015 को 50,000 रुपये का ऋण लिया था। इस ऋण का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तथा इस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक्स की मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करना है। यहाँ इस बात को आप भली प्रकार पहले समझ लें फ्रेंड कि 1 जुलाई 2015 को 50,000 रुपये का ऋण लिया गया था। तो जब कभी भी मकान के निर्माण के संबंध में कोई ऋण लिया जाता है तो फ्रेंड, उसमें इस बात को ध्यान दिया जाता है कि वह मकान का ऋण कब लिया गया और वह मकान निर्माणाधीन अवधि में उसकी क्या स्थिति हुई। तो फ्रेंड, यहाँ देखेंगे कि 1 जुलाई 2015 को 50,000 रुपये का ऋण लिया गया था और मकान यहाँ बना जून 2015 से शुरू होकर 1 नवंबर 2017 के बीच में, यानी विगत 2 गत वर्षों के बीच में मकान का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड, यहाँ हम क्या करेंगे, तो 1 जुलाई 2015 से पहले गत वर्ष 31 मार्च 2016 तक 9 महीने का ऋण पर ब्याज और 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक दूसरे गत वर्ष के पूरे वर्ष का ब्याज, इन दोनों को शामिल करते हुए फ्रेंड उसको विगत के 5 गत वर्षों में अपलखित करना होता है। तो इस नियम को इसको हमको इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना होगा फ्रेंड। तो आइए देखते हैं, आगे हम हल में चलते हैं फ्रेंड। सॉल्व। मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना फ्रेंड, यहाँ देखेंगे सबसे पहला भाग होगा स्वयं के निवास का 2/3 भाग। तो स्वयं के निवास का जो भाग होता है फ्रेंड, वो होता है उसका वार्षिक मूल्य हमेशा नील होगा। अब आप यहाँ देखेंगे
तो इसके बाद हमको यहाँ ऋण पर ब्याज छूट के रूप से अप्लाई करना होता है। तो ऋण पर ब्याज हम यहाँ छूट के रूप से जो अप्लाई करेंगे फ्रेंड, इसके लिए हमको एक कार्यविधि में जाना होगा। और उस कार्यविधि में जैसे प्रश्न पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक, तो जो 9 महीने होंगे उसको हमको शामिल करना होगा फ्रेंड। और 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जो 1 वर्ष का ब्याज होगा उसको भी शामिल करना होगा। तो फ्रेंड आपको कार्यविधि में लिखना होगा 1 जुलाई 2015 से 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक 9 माह। तो ऋण पर 9 माह का ब्याज फ्रेंड, ऋण पर 9 माह का ब्याज हम कैसे निकालेंगे? तो 50,000 का 12% गुणित 9/12, इस तरह से फ्रेंड ये देखेंगे तो होगा 5 निया 45, यानी कि 4,500 रुपये फ्रेंड ये 9 माह का ऋण पर ब्याज आपका शामिल हो। इसी तरह से अब आप देखेंगे 31 मार्च 2016 तक हो गया, तो आगे हम लेंगे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक 1 वर्ष। तो फ्रेंड पूरे 1 वर्ष का ब्याज फिर यहाँ शामिल की जाएगी। तो 50,000 का केवल और केवल 12% जो 1 वर्ष के लिए होता है, तो 12 पंछे 60, यानी कि 6,000 रुपये फ्रेंड। अब आप यहाँ देखेंगे तो 4,500 रुपये और 6,000 रुपये मिलाकर 10,500 रुपये, यह जो ऋण पर ब्याज की राशि है फ्रेंड, इसको गत वर्ष के 5 वर्षों में क्रमशः अपलिखित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मकान का जो निर्माण हुआ है फ्रेंड जून 2015 से 1 नवंबर 2017 के बीच, विगत 2 वर्षों के बीच में हुआ है। और यहाँ जो ऋण की राशि ली गई है वह भी 2015 से 2017 के दरमियान भुगतान हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि 10,500 का 1/5 भाग ये हो जाएगा फ्रेंड 2,100 रुपये, 2,100 रुपये। तो यह जो राशि है फ्रेंड, इसको आपको यहाँ शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ ऋण पर ब्याज के लिए आपको 10,500 का 1/5 भाग 2,100 रुपये यहाँ शामिल करना पड़ेगा फ्रेंड। और इसको आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड 2,100 रुपये प्लस चालू गत वर्ष का जो ब्याज है वो 6,000 रुपये शामिल करते हुए 8,100 रुपये हमारा यहाँ कुल ऋण पर ब्याज होता है फ्रेंड, जिसमें से हमको 2/3 भाग ऋण पर ब्याज के रूप से अभी स्वयं के निवास का जो भाग है उसमें शामिल करना पड़ेगा फ्रेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे स्वयं के निवास पर ऋण पर ब्याज। तो फ्रेंड 8,100 गुणित 2/3, तो 27 दूने 54, यानी कि 5,400 रुपये फ्रेंड हमको यहाँ शामिल करना पड़ेगा। तो ऋण पर ब्याज 5,400 रुपये, इस प्रकार से आप यहाँ इसको शामिल कर सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ देखेंगे तो ये ऋण 5,400 रुपये होगा, जो कि स्वयं के निवास का जो भाग है इस भाग से, यानी कि उस बड़े मकान के 2/3 भाग से हमको मकान संपत्ति से हानि हो रही है फ्रेंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मकान संपत्ति से हानि, मकान संपत्ति से हानि, ये ऋण 5,400 रुपये होगा फ्रेंड। अब हम आइए दूसरी इकाई पे चलते हैं। तो दूसरी इकाई पे हम देखेंगे, यहाँ हम दूसरी इकाई के लिए लिख सकते हैं फ्रेंड कि किराए पर उठाए मकान का 1/3 भाग, किराए पर उठाए गए भाग 1/3।
3 के लिए, तो यहाँ होगा वार्षिक मूल्य, वार्षिक मूल्य। अब इसके लिए वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए फ्रेंड हमको फिर एक कार्यविधि पे आना पड़ेगा, और इस कार्यविधि में हमको ये देखना है कि कौन सी राशि को हम यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ देखेंगे कि इसका उचित किराया क्या है। तो कार्यविधि वार्षिक मूल्य, वार्षिक मूल्य के अंदर हम देखेंगे तो पाएंगे फ्रेंड कि देखिए जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 3600 रुपये है, तो 3600 रुपये का 1/3 भाग ये हो जाएगा उचित किराया। तो उचित किराया के लिए हम लेंगे 36,000 का 1/3 भाग, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 12,000 रुपये। तो इस तरह से उचित किराया हमारा हो गया 12,000 रुपये, और वास्तविक किराया होगा फ्रेंड, तो हमारा वास्तविक किराया होगा, तो वास्तविक किराए के लिए यहाँ कहा गया है कि 1,600 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर उठाया हुआ है। तो 1,600 गुणित 12, तो ये आपका अमाउंट होगा फ्रेंड 19,200 रुपये। अब हम यहाँ देख पाते हैं फ्रेंड कि उचित किराया और वास्तविक किराया में 12,000 से 19,200 रुपये जो है वो अधिकतम राशि है, इसलिए वास्तविक किराए के रूप से हम 19,200 रुपये यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। तो वार्षिक मूल्य में 19,200 रुपये हम यहाँ शामिल कर लिए। अब यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस मकान पर 3,600 रुपये वार्षिक स्थानीय कर लगता है जो अदत्त है। तो फ्रेंड अदत्त है यानी कि नहीं चुकाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ उसको शामिल यहाँ लिखेंगे तो जरूर, बट वहाँ अमाउंट को शामिल नहीं किया जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे नगर पालिका कर, स्थानीय कर का मतलब होगा नगर पालिका कर शून्य। तो फ्रेंड ये हो गया 19,200 रुपये। अब इसके आगे हम यहाँ देख पाते हैं कि इस पर मकान संपत्ति से कर योग्य आय की जब भी गणना करें तो करदाता कोई भी स्थिति का हो, उसके लिए हमको 30% मानक कटौती करना ही होता है फ्रेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण मानक कटौती, मानक कटौती 30%। तो 19,200 का 30% आप ले सकते हैं फ्रेंड, ये होगा 5,760 रुपये, 5,760 रुपये होगा। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि ऋण पर ब्याज भी हमको यहाँ छूट के रूप से स्वीकृत करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऋण पर ब्याज। अब ये जो ऋण पर ब्याज है फ्रेंड, यह जो ऋण पर ब्याज है, तो हमने पिछले कार्यविधि में देखा कि कुल ऋण पर ब्याज 8,100 रुपये हुआ। तो 8,100 का इस किराए पर दिए हुए मकान का भाग 1/3 है, तो इस अमाउंट का भी 1/3 यानी कि 2,700 रुपये आपको यहाँ ऋण पर ब्याज के लिए शामिल करना होगा फ्रेंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2,700 रुपये। अब इन दोनों अमाउंट को हम साथ साथ लेकर यहाँ इसको माइनस कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हो जाएगा इसका टोटल 8,460 रुपये। 8,460 रुपये हमने 19,200 से माइनस किया फ्रेंड, तो हमारा अमाउंट होगा 10,740 फ्रेंड, 10,740 रुपये। अब यहाँ हम देख पाएंगे फ्रेंड कि 10,740 रुपये से 5,400 रुपये को अगर हमने माइनस किया तो हमको मिलता है फ्रेंड 5,340 रुपये, 5,340 रुपये, जो कि मकान संपत्ति से कर योग्य आय है। तब हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड कर योग्य आय। हाँ, तो फ्रेंड यहाँ आकर इस प्रश्न का हल पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप लोग इसको दोबारा से और अच्छे से वॉच कीजिए फ्रेंड, और मुझे कमेंट कर बताइए कि कोई भी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ फ्रेंड। ओके।